हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इससे पहले जो हम पढ़ लेते चार्टर्ड एक्ट 1813 और 1833 और 1853, तीन चार्टर्ड एक्ट पढ़े थे। और तीन चार्टर्ड एक्ट के जरिए कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के तहत अपने आप को विस्तार करते हैं। तो ये जो अब इस बीच में आएगा लॉर्ड डलहौजी की नीति। लॉर्ड डलहौजी एक गवर्नर जनरल बन के आता है और किस तरीके से ब्रिटिश मतलब भारत पे, ब्रिटिश इंडिया पे किस तरह अपने साम्राज्य को विस्तार करता है। तो मैंने पहले बता चुका हूं, ये देखिए कि ब्रिटिश साम्राज्य होते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश क्राउन, दो तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। पहला उनका जो तरीका रहता है, पहला संधि के जरिए और दूसरा युद्ध के जरिए। तो ब्रिटिश क्राउन, ये देखो लॉर्ड डलहौजी की जो ये रहती है, कब से कब तक आते हैं ये ध्यान देख लो। 1848 में आते हैं, 1848 से 1856, ये इनकी पीरियड रहती है, टाइम पीरियड। और इसी ये कम पीरियड रहता है लेकिन काम बहुत बड़े करके जाते हैं। कौन? लॉर्ड डलहौजी। इनको हड़प नीति के तहत भी जाना जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी की जाने तो ये देखो कैसे अंग्रेज, ये ब्रिटिश साम्राज्य अपने साम्राज्य को विस्तार करते। तो ये है ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश क्राउन। यहां पे ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश साम्राज्य। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिटिश साम्राज्य की जाने, ब्रिटेन, इन्होंने दो तरीके से, किस तरह? दो तरीके से। एक तो इनका युद्ध के जरिए, युद्ध, और एक संधिया, संधिया, ये इनका था, मतलब साम्राज्य विस्तार की नीति। ब्रिटेन साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार नीति, ठीक है ना। ये दो तरीके। तो युद्ध के जरिए आप देखोगे किस तरह करता है, संधियों के जरिए। तो संधि के जरिए किस तरह, एक सहायक संधि होती है। मैंने बताया था लॉर्ड वेनेजली जो गवर्नर जनरल बन के आते भारत में। कब? तो जब 1798 में जब गवर्नर जनरल बन के आते लॉर्ड वेनेजली, तो आप देखोगे किस तरह ये अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के तहत किस तरह अपने साम्राज्य को विस्तार करते हैं। तो संधियों के जरिए, इसमें देखो दो व्यक्ति का नाम अक्सर आपको दिखा जाएगा, एक तो लॉर्ड वेनेजली, एक होता लॉर्ड वेनेजली, वेनेजली, और एक लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसमें देखो तो लॉर्ड वेनेजली किस तरह सहायक संधि करता है और लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ये किस तरह अपने आप को साम्राज्य विस्तार करता है। तो लॉर्ड डलहौजी और देखो लॉर्ड वेनेजली में एक चीज आप देखोगे, जब भी इन्होंने इनके समय जो साम्राज्य, जब इनके समय सहायक संधि किया जाती थी, तो उसमें एक पर्टिकुलर किसी भी साम्राज्य में, किसी भी दरबार में एक रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था, और ये भी लिख दी जाती थी कि ये रेजिडेंट आपके दरबार में रहेगा, आपके अंदरूनी मामला हस्तक्षेप नहीं करेगा, और बस आपका इसका किराया, उसका तनख्वाह, और जो आपके सेना जो आपके क्षेत्र में रक्षा करेगी उनका आप किराया, मतलब तनख्वाह, मतलब वेतन आप दोगे, ठीक है। उस तरह जब आप वेतन दोगे तो ये आप विदेश नीति हमें दोगे, अंग्रेजों ने बोला विदेश नीति हमें दोगे, और जो भी युद्ध में हमें आपकी रक्षा करूंगा, और आप भी अपने सेना की मदद से, मतलब ये जो सेना आपके पास है और ये हमारी मदद करेंगे। इस टाइप से वो वेनेजली के समय में हुआ करता था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के समय इन्होंने क्या किया, किसी भी तरह किसी से अगर संधि करते थे तो संधि के तहत कोई भी रेजिडेंट नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, डायरेक्ट संधि किया, खत्म, आप अपना जाइए, आप अपना सोचिए, ठीक है। ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, इसको हड़प नीति इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने किस तरह अपने अपने साम्राज्य को विस्तार किया, उसको आज नजर डालेंगे, उसको अपने समझेंगे क्या कैसे किया। तो इनकी नीति को क्या कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी की नीति को तीन चार तरीके बोला जाता है। एक व्यापगत नीति, व्यापगत नीति आपको ध्यान होगा, व्यापगत नीति, हड़प नीति, और एक मतलब जो होते गोद निषेध, गोद निषेध भी आप ध्यान रखें, गोद निषेध, गोद निषेध नीति, निषेध, गोद निषेध, मतलब गोद नहीं ले सकते। तीन टाइप से देखो। अब हम अगर इसको पढ़े व्यापगत नीति या हड़प नीति को डिटेल से जाने, तो इसमें तीन तरीके से बात रखी गई थी। व्यापगत नीति में देखोगे, एक तो स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता जो अंग्रेजों ने बसाया था, स्वतंत्र क्षेत्र, एक मुगलों या मराठों के जो अधीन क्षेत्र जो अंग्रेजों का कब्जे में था वो क्षेत्र, एक था जो ब्रिटिश से निर्मित, जो ब्रिटेन द्वारा निर्मित किए गए क्षेत्र, वो क्षेत्र, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्वतंत्र वाले, तो इसमें ये बात रखी गई थी जो क्षेत्र न ही ब्रिटिश के है और न ही किसी अन्य साम्राज्य या मुगलों या मराठों के अधीन हुए हैं,
और न किसी को टैक्स दे रहे। जब किसी के अधीन है ही नहीं, टैक्स किसको देंगे, किसी को नहीं देंगे, तो वो क्षेत्र स्वतंत्र है, उनको हम कुछ नहीं करेंगे। इनका ये सिद्धांत था लॉर्ड डलहौजी का। अब सेकंड पॉइंट पे आता मुगलों या मराठों, कोई भी मतलब जो क्षेत्र जो हमें टैक्स दे रहे हैं, चाहे मुगल साम्राज्य के हो, चाहे मराठा हो, चाहे किसी भी साम्राज्य, बहुत सारे भारत में रजवाड़े थे, किसी साम्राज्य के हो, अगर उनमें उनकी बात कही गई तो उनमें क्या गया, कहा गया कि उनके जो साम्राज्य का विस्तार होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर उनका जो जैविक पुत्र होगा, मतलब जो उनका ओरिजिनली जो सन होंगे, जो उत्तराधिकारी होंगे, वो तो फिर साम्राज्य का विस्तार कर सकते, वो प्रिंस बन सकते हैं, राजा महाराजा बन सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस किसी राजा या महाराजे के कोई पुत्र नहीं हुए, कोई पौत्र नहीं हुए, क्या उत्तराधिकारी, मतलब जो रियली जो ओरिजिनली जिसके बोलते हैं उत्तराधिकारी नहीं हुए, कोई जैविक पुत्र नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति उत्तराधिकार मतलब को लेकर या कोई गोद नहीं ले सकता, या कोई दत्तक पुत्र नहीं ले सकता कि उसको उत्तराधिकारी के लिए। अगर ले सकता, अगर लेने की कोशिश करेगा तो उन्हें इस सेकंड पैराग्राफ में बोला गया कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? तो आपको लॉर्ड डलहौजी से। किससे? लॉर्ड डलहौजी से, डलहौजी से परमिशन लेनी पड़ेगी, लॉर्ड डलहौजी से, जो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल होते। कौन? लॉर्ड डलहौजी। आपको ध्यान रखना है इस लॉर्ड डलहौजी की। ये हम पढ़ते लॉर्ड डलहौजी की यही हड़प नीति, यही व्यापगत नीति, यही नीति आगे चल के 1857 का जो विद्रोह होता है, एक हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के रूप में जाने जाती है, और जगह जगह पे किसान आंदोलन, अलग अलग जाति, बहुत सारे रीजनों के हिसाब से सब जमींदार बहुत अलग अलग रीजन के हिसाब से सभी आंदोलन करना स्टार्ट करते हैं। एक महा आंदोलन जिसे बोलते हैं महा क्रांति बोलते हैं, बहुत बड़ी क्रांति होती है 1857 क्रांति। एक तरफ से उस समय अंग्रेज की जो पलट ही चुकी थी, लेकिन ये वो क्रांति के रूप में जानी जाती। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का कारण था, उनके कारण से ही माना जाता है, एक कारण इनमें से भी था। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा? मुगल, ये वाला टॉपिक था कि परमिशन लेनी पड़ेगी लॉर्ड डलहौजी से। आप उस समय जो गवर्नर जनरल थे, अगर तो ये बात था। और जब ऑटोमेटिक आपको पता है अगर ये परमिशन सेंट्रल लेवल पे गया तो ऑटोमेटिक उसकी नीति क्या? हड़प नीति। क्या है उनकी? अपने साम्राज्य को विस्तार करने की नीति है। तो अपने साम्राज्य के विस्तार के तहत वो तो ऑटोमेटिकली मना करेंगे ही करेंगे। तो अक्सर ही मना 99% मना कर ही देते थे। ठीक है, अगर आपका ओरिजिनली कोई पुत्र नहीं है, तब तक पुत्र नहीं ले सकते। तीसरा कौन सा था? ब्रिटेन से निर्मित क्षेत्र। ब्रिटेन से निर्मित, जो ब्रिटेन द्वारा बसाया गया क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल मैं भारत बना रहा हूं, इसमें आप बताऊंगा ब्रिटेन से निर्मित क्षेत्र कैसे। तो देखो, ब्रिटेन से निर्मित क्षेत्र में हो गया जो ब्रिटेन ने बसाया था, जो क्षेत्र फॉर एग्जाम्पल कभी युद्ध करे होंगे ब्रिटेन, और उनको कहीं उसके राजमहल या उनके राजधानी क्षेत्र से हटाकर किसी अन्य गांव या कहीं पे बसा दिए होंगे, ब्रिटेन ही उनको पेंशन दिया करते होंगे। तो अगर उनको पेंशन दिया करते तो उन वाले क्षेत्र पे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अपना वर्चस्व दिखाकर राजा बन जाता है, तो अगर उनका उत्तराधिकारी है तो ठीक है, वो रहेगा, वो जो राजा रहेगा। लेकिन दूसरा कोई गोद नहीं ले सकते। इसमें डायरेक्ट मना कर दिया गया, इसमें कोई गोद नहीं ले सकते, इसमें ये बताया गया, ये वाले सिस्टम। ठीक है, तो आप अगर भारत बनाए तो इसमें भारत में देखोगे कहां कहां पे ये होगा। तो अब देखो ये वाला क्षेत्र देखो, ये इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ये वाला क्षेत्र को अगर इसमें देखोगे, इसमें देखो कि क्या होता है कि यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये, अब हम देखे बाहर, इसमें देखते कहां कहां पे अंग्रेजों ने, ये देखो ये नीति है इनकी, हड़प नीति, मतलब कैसे अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहे हैं। इसकी नीति क्या है? तो अभी तक देखते कहां कहां तक अंग्रेज फैल चुके हैं। तो आपको ये बंगाल वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, ये बंगाल है, ये बंगाल होंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो है ना, ये क्षेत्र 1757 और 1764 के प्लासी और बक्सर युद्ध में, मतलब फाइनली बक्सर युद्ध में जीत जाते हैं। कब? 1764 में आधे सारा क्षेत्र इनका हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं और आगे कौन सा क्षेत्र होता है। तो इसमें देखोगे आप, जब लॉर्ड डलहौजी जिस टाइम गवर्नर जनरल बनते हैं इस वाले क्षेत्र में, जब लॉर्ड डलहौजी इस वाले क्षेत्र में गवर्नर जनरल बनते हैं, तो यहाँ पे एक देखोगे पंजाब होगा। कौन था? तो पंजाब। तो पंजाब में आंग्ल पंजाब युद्ध होता, आंग्ल सिख युद्ध होता। कौन? सिख युद्ध। फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध 1846 से 47 के बीच में होता है। ठीक है,
इसमें किसी तरह, लेकिन जब सेकेंड युद्ध होता है, सेकेंड युद्ध 1848 से 49, इस समय देखोगे कि लॉर्ड में जो है ना लॉर्ड डलहौजी आ चुके। कहां आ चुके? तो सेंटर में आ चुके। कौन आ चुके? लॉर्ड डलहौजी सेंटर में आ चुके, और इसी की वजह से ये क्षेत्र देखोगे किसके अधीन हो जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी के अंदर ये पहला क्षेत्र चला जाता है। ठीक है, अब मतलब ब्रिटेन से ये वाला इतना पहुंच चुके, यहां तक पहुंच चुके यहां पर। अब उससे पहले आप देखोगे ये जब 64 में ये बक्सर और बिहार बंगाल ये ले लेते, तो इसमें आगे देखोगे यहाँ पे एक हैदराबाद होगा जो सबसे पहले 1798 में, कब? 1798 में हैदराबाद क्षेत्र जाता है 1798 में लॉर्ड वेनेजली के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहाँ पे मैसूर होगा, ये वाला पार्ट पे मैसूर होगा। मैसूर 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है युद्ध में, तो वो क्षेत्र 1799 में ये सहायक संधि के तहत चला जाता है। और इसमें देखोगे 1799 के बाद 1802 में देखोगे ये आंग्ला ये पेशवा वाला क्षेत्र, पेशवा 1802 में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 क्षेत्र होंगे, एक होगा सिंधिया, यहाँ पे यहाँ पे होगा होलकर, और यहां पे होगा एक भोसले। 3 क्षेत्र है। इन 3 क्षेत्र को देखोगे 1800 कब? 1803, 4 और इसी के आसपास तक 3, 4, 5 के आसपास ये तीनों क्षेत्र चले जाते हैं। यहाँ पे ग्वालियर भी है, नागपुर भी है। ठीक है, इस टाइप से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र इनके कब्जे में चला चुके, इतना तक हो गया। ठीक है, अब आते हैं जो ये ब्रिटेन से निर्मित जो क्षेत्र, इस पे आते यहां तक तो देखोगे 1802 तक, ये 5 तक ये क्षेत्र इनकी इतना। अब ब्रिटेन जो है ना ब्रिटिश कंपनी अपना चुकी सहायक संधि के तहत, वो लॉर्ड वेनेजली के समय। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें देखोगे ऐसे ब्रिटेन से निर्मित क्षेत्र का आता है, आपको बताऊंगा सतारा आपको पता होगा। जब ब्रिटिश जो सतारा कौन सा क्षेत्र होता है? जो ये वाला जो मैंने लिखा सतारा, ये 1848 में कब? शिवाजी राव के जो वंशज रहा करते थे। कहां पे? सतारा। कहां पे? पेशवा के अंदर सतारा, जो उनको यहाँ पे सतारा कहां कौन रहते थे? तो शिवाजी राव के वंशज रहा करते थे। कहां? सतारा में। और शिवाजी राव के जब वंशज रहा करते थे सतारा में, जब शिवाजी राव के सतारा में रहते थे, और उन कौन रहते? अप्पा साहिब की 1848 में मृत्यु हो जाती है। जब ये 1848 में मृत्यु हो जाती है, किसको? अप्पा साहिब की मृत्यु हो जाती है। अब इसका कोई पुत्र नहीं बचता। जब मरने के बाद आपको पता है लॉर्ड डलहौजी का एक कानून था, जो ब्रिटेन से निर्मित जो क्षेत्र थे, अगर उनका अपना पुत्र है तो ठीक है, अपना अगर कोई बेटा है या पुत्र है तो ठीक है, उत्तराधिकारी बन सकता। लेकिन अगर कोई गोद लिया गया या दत्तक पुत्र तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये कानून में लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह अप्पा साहिब अंतिम वो जो है ना उसके वंशज रहते थे, शिवाजीराव के, छत्रपति शिवाजीराव के। उसके बाद उनकी मृत्यु 1848 में हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होने के बाद ये खबर, जब ये गोद लेते हैं फिर उनको नहीं बनने देते, तो ये खबर ये मुंबई के आसपास मुंबई के गवर्नर के पास पहुंचती है। अब मुंबई के गवर्नर से गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के पास ये पहुंचती है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल आए थे, कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जब ये उस समय गवर्नर जनरल रहते तो उसकी नीति रहती है राजहड़प नीति। तो वो उनकी नीति के साथ एक नीति आ रहा, कौन सा? ब्रिटेन से निर्मित क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अगर उत्तराधिकारी उसका बेटा है या कोई पुत्र, ठीक है, उत्तराधिकारी बन सकता है। अगर कोई दत्तक या गोद लिया गया है तो नहीं बन सकता। तो ये इनके मरने के बाद कोई पुत्र नहीं बचता, तो ठीक है। ये अब ये जो सतारा क्षेत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जाएगा। क्यों ये सब क्यों कर रहे? मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको, क्यों कर रहे हैं ये जो आप जो ये हड़प नीति बता रहे? क्यों? इस समय आप देखोगे रेलवे का भाग बनाता है। रेलवे भी भारत में भारतीय लोगों की फायदा के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेज अपने फायदा के लिए करते हैं। क्या रहता है? देखो, अगर उनको मुंबई से कलकत्ता के बीच में अगर रेलवे बिछाना है, तो क्या अगर इस बीच में होलकर, सिंधिया या भोसले आ रहा है, ये होलकर, सिंधिया या ये क्षेत्र आ रहा है, नागपुर वगैरह, क्या उनको अगर उनके क्षेत्र में नहीं, उनके कब्जे में नहीं है, तो क्या रेलवे का
जाल बिछाया जाएगा, रेलवे की पटरी बिछाई जाएगी? नहीं, क्योंकि वो क्षेत्र शक्ति उनके क्षेत्र में आते हैं। जब तक आप उनको अपने क्षेत्र में अपने कब्जे में नहीं करोगे, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करोगे, तो किस तरह कोई योजना लॉन्च करोगे? नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रेलवे जा रही है कोलकाता से मुंबई, अगर यहाँ पे होलकर सिंधिया वगैरह आ गया तो ये बोलेगा भाई इधर से ले जाओ, ये बोलेगा इधर से ले जाओ, ये तो घूम तो नहीं सकती ना, तो आपका योजना फ्लॉप हुआ। तो इसलिए अंग्रेज भी, जो लॉर्ड डलहौजी की नीति, कहीं ना कहीं रेलवे का आवागमन को लेकर जागरूक थी, क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति का दौर एकदम पूरी दुनिया के चरम सीमा पहुंच चुकी थी और भारत में भी उसका लहर दिख गया था। अब भारत में रेलवे का आविष्कार होने लगा था। क्यों रेलवे का आविष्कार करें? क्योंकि यहां से कच्चे माल ले जाते, ठीक है, यहाँ से कच्चे माल जैसे कपास वगैरह, तो इनके लिए जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे रेलवे, और बहुत सारे कच्चे माल जैसे लोहा, बहुत अबरक, तो इनको और नई नई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर देखोगे 1853 में कौन एक रेलवे का आविष्कार होता है, और 1854 में एक सूती वस्त्र उद्योग, जो सबसे पहली जो आधुनिक उद्योग लगाई जाती है सूती वस्त्र की, आपको ध्यान रखना। 1853 में कौन रेलवे का आवागमन होता है, रेलवे का आवागमन, और 1854 में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग खुलते। कहां खुलते हैं? ये 1854 में खुलते मुंबई में। 1853 में जो रेलवे का आवागमन होता है, रेलवे का आवागमन देखोगे तो मुंबई से थाने, कहां रहता है? मुंबई से थाने। तो ये मुंबई आपको दिख रहा है और ये थाने, तो मुंबई आप देखो, ये मुंबई से थाने के बीच में रेलवे का आवागमन रहता है, जो स्टार्ट होती है सबसे पहले यहाँ। उससे पहले भी स्टार्ट झारखंड के आसपास हो जाता है, लेकिन वो पूर्ण से तैयार नहीं होता, क्योंकि झारखंड, और ये तुरंत छोटी सी जगह रहती है और ये तुरंत तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इनका नीति थी, हड़प नीति, कहीं ना कहीं देखती है जो आपको ये क्षेत्र का जो हड़प करे, डलहौजी की हड़प नीति या व्यापगत नीति, ये सब जो ये कहीं ना कहीं इसके लेकर थी, रेलवे का आवागमन जैसे आधुनिक होंगे। जब ये उपनिवेशवाद को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उपनिवेशवाद में देखोगे कैसे अंग्रेज भारत पर कब्जा करते हैं, और अंग्रेज अपने जो उपनिवेशवाद क्षेत्र में अपने आप को कैसे वहां पे योजना लाते हैं, और किस तरह अपने ही साम्राज्य को विस्तार को लेकर यहाँ की संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो हम अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ तक देखो होलकर, सिंधिया, भोसले सब आ चुके, इनके कब्जे में आ चुके। अब आते हैं ये वाला सतारा पे आ चुके थे। सतारा में जो अप्पा साहिब होता है 1848 में, इसकी मृत्यु के बाद कोई इसका कोई पुत्र नहीं होता, तो इनका कब्जा अब जो ये क्षेत्र लॉर्ड डलहौजी के पास से जाता, और लॉर्ड डलहौजी इनको अपने अंदर मिला लेते, ठीक है, उनके हड़प नीति रहते। दूसरा जो 1849 में आता है क्षेत्र, जैतपुर और संबलपुर, ये उड़ीसा, ये जो जैतपुर और संबलपुर ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, उड़ीसा संबलपुर उड़ीसा का क्षेत्र है, जो 1849 में, ये भी इसी नीति के तहत, जब इनका कोई नहीं, मतलब कोई पुत्र नहीं रहता, तो इस तरह इनको हड़पते, ठीक है ना। तो उड़ीसा वाले क्षेत्र पे देखोगे तो इनको अपना लेते हैं, ठीक है। उस तरह 1850 में देखोगे बाघात में, हिमालय जो हिमाचल प्रदेश में रहता है, हिमाचल प्रदेश में बाघाट है, तो उसको 1850 में, देखो मैं क्यों लिखवाया हूं ये आपको एग्जाम में अक्सर आते हैं, और जो क्रम बाइज क्रम, मतलब एक क्रम बाइज क्रम अक्सर यहाँ मिलाने के लिए आएगा, और आपको पता होना चाहिए पहले किसको अंदर में लिया गया, कि पहले किस क्षेत्र को सहायक संधि द्वारा अंदर लिया गया, और क्यों लिया गया, ठीक है। उस तरह 1852 में उदयपुर जो होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के आसपास होगा, उदयपुर ये वाले पार्ट में होगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास, ये वाला उदयपुर को लेते हैं 1852 में। कब रहता है? 1852 में ये उदयपुर को ले लेते हैं, ठीक है ना। उस तरह 1852 में ले लिया, और 1853 में बरार आप जानते हो, बरार है हैदराबाद के पार्ट के अंदर। बरार आपको पता है, जब ये क्षेत्र था बरार, ये ठीक है ना, हैदराबाद के आसपास रहते हैं, ये वाला हैदराबाद के पास, वो हैदराबाद के क्षेत्र के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो उन क्षेत्र को भी ये ऐसे ही हड़पते। उसके बाद आता है 1853 में झांसी। 1853 में झांसी, जो अभी फिलहाल यूपी की एक जिला है झांसी, जो पहले पेशवा मतलब मराठा के अंदर आता था क्षेत्र, अब वो झांसी के अंदर, ठीक है ना, झांसी मतलब यूपी के अंदर, ठीक है ना। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम तो सुने होंगे। तो उनके पति रहते गंगाधर राव। कौन रहते? गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनके वो जो पुत्र बनते, कौन बनते? आनंद राव। आपको पता है जो सहायक संधि के तहत ये क्षेत्र, सहायक संधि के तहत ब्रिटिश के अंदर जा चुके हैं,
पहले ही जा चुके हैं, ये सहायक संधि के तहत। आप पता है कि 1802 में ब्रिटेन से जो वेनेजुला के शासनकाल में देखोगे सहायक संधि आती है और सहायक संधि के तहत ये क्षेत्र चले जाते हैं। कौन सा? या पेशवा वाला क्षेत्र, ठीक है। तो पेशवा वाला जब होल का जो भी क्षेत्र था चले जाते हैं। अब ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके जो पति होते गंगाधर राव, इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटे जो गोद लेते हैं आनंद राव को, और इसको नहीं मानने, मतलब इनको उत्तराधिकारी नहीं मानने के लिए इनकार कर देते हैं अंग्रेज। अंग्रेज जो है इनके उत्तराधिकारी मानने के लिए मना कर देते हैं। लास्ट में फाइनली इनको युद्ध करना पड़ता और ये लोहा लेती है अंग्रेजों से। आपको पता है अंग्रेजों से लोहा लेती है एक रानी लक्ष्मीबाई। आपको 1857 में देखोगे क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम आएगा, और वो किस तरह अपने बलबूते अकेले पुत्र को पीछे बांधकर कैसे घोड़े पर सवार होकर लड़ती है, पूरे कितने अंग्रेज और फिरंगियों को खात्मा करते हो, तो हम पढ़ेंगे 1857 के डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। फिर 1854 में आप देखोगे नागपुर इसी तरह आप देखोगे यहीं पर होलकर सिंधिया भोसले की इस बीच में नागपुर होगा, जो अभी महाराष्ट्र का पार्ट है। उसको 1854 में अपने अंदर मिलाते। कौन मिलाते? 1854 में सहायक संधि के द्वारा मिला लेते, ठीक है। और लास्ट में देखोगे अवध के नवाब जो नवाब वाजिद अली शाह, जो उस समय के नवाब होते वाजिद अली शाह, जो 1856 में उनको एक राज्य जो कुशासन के आरोप में, शासन उसका सही नहीं था, उसके अंदर रेजिडेंट जो नियुक्त किए गए थे, रेजिडेंट आरोप लगाते हैं कि इसका शासन सही नहीं है, कुशासन का आरोप लगाया जाता है। किसके आरोप में? एक क्वेश्चन आता है कि कुशासन के आरोप के तहत किस साम्राज्य को अंग्रेजों ने अपने अंदर मिलाया था? तो अवध को कुशासन का आरोप लगाया था। कुशासन का आरोप, ठीक है। इसके तहत है ना इनके अंदर मिला लेते। इस तरह हमने देखा किस तरह अंग्रेजों ने अपने अंग्रेज मतलब लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति के तहत और किस तरह भारतीय क्षेत्र पे किस तरह अपने अंदर मिलाया। तो इसका परिणाम ज्यादा दूर नहीं है। इनका जो ये राज की आरंभ नीति डलहौजी की थी, इनके परिणाम ज्यादा दूर नहीं है। आपको तुरंत एक साल बाद जैसे 56 में जाते हैं, उसके बाद 57 में आप देखोगे सबसे बड़ा विद्रोह जो जन विद्रोह कहते हैं, 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो 1857 की क्रांति, इसके परिणाम आपको दिखेंगे और किस तरह 1857 की क्रांति होती है और कहां कहां से कौन से व्यक्ति लड़ते हैं। आपको एक और चीज पता है, बिठूर बताना मैं भूल गया। बिठूर आप जो माधव राय द्वितीय आपको पता होगा। बिठूर में से बिठूर जो फिलहाल यूपी के गंगा नदी के किनारे एक गांव में छोड़ दिया गया था। वाजीराव द्वितीय पेशवा रहते। कौन रहते? पेशवा वाजीराव द्वितीय को, जब वाजीराव द्वितीय 1800 जब अंतिम मराठा युद्ध होता है अंग्रेजों से, अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें जब ये हार जाते तो वाजीराव को अपने पेशवा वहां से अपने साम्राज्य मतलब अपने महल से उठाकर एक यूपी के फॉर एग्जाम्पल यूपी के कानपुर के साइड में बिठूर नामक गांव में जाकर रख दिया जाता, तो गंगा किनारे है, और वाजीराव को मार दिया जाता। बोला जाता आप जब तक रहेंगे, जैविक रहेंगे, आपको पेंशन दिया जाएगा प्रति वर्ष आपको 8 लाख रुपए ऐसा माना जाता है, 8 लाख रुपए दिया जाएगा। उसके बाद आपके मरने के बाद आपका पेंशन सब पेशवा पर सब खत्म, आप जब तक रहेंगे पेशवा आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। एक चीज और बताऊंगा कि अंग्रेजों ने किस तरह जो उस समय जो मौजूद जो रहते हैं अंतिम मुगल बादशाह जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनको भी लॉर्ड डलहौजी जो थे किसी भी तरह उनको पदवी या पद को छीनना चाहते, लेकिन फाइनली उनका रिजेक्ट हो जाता है ये इनकी नीति, और वो बच जाते हैं। और 1857 में विद्रोह में और किस तरह सैनिक का साथ देते हैं, और वो लास्ट में उनको अपने साम्राज्य को छोड़कर जाना पड़ता है, और वही अंतिम बादशाह होते हैं मुगल बादशाह के, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना वाजीराव द्वितीय के बारे में। वाजीराव द्वितीय के बाद इसके जो दत्तक पुत्र होते हैं नाना साहब जो आप देखो 1857 में कानपुर से लोहा लेंगे अंग्रेज से, हम कानपुर से ये लड़ेंगे अंग्रेजों से। जो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1857 के विद्रोह के साथ। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरिफिकेशन होगी इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।